अभी 2 दिन पहले दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर एक इस तरीके का आरोप लगाया, जिस तरह का आरोप लगाने से खुद राहुल गांधी भी बच रहे थे। यानी उन्होंने सीधे तौर पर विधानसभा में यह कहा कि जो अडानी का पैसा है, वो असल में मोदी का पैसा है और अडानी तो सिर्फ मोदी के मैनेजर मात्र हैं। तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के अन्य दल भी धीरे-धीरे करके अडानी मसले पर सरकार को घेरने की एक जुगत में लग गए हैं और ऐसा लग रहा है कि सरकार की खामोशी उसके लिए भारी पड़ती जा रही है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो वक्तव्य मैंने भी सुना है और नरेंद्र मोदी के संबंध इससे जुड़े हुए वक्तव्य भी मैंने सुने हैं। अगर इन दोनों वक्तव्यों की हम तुलना करें तो एक चीज हमारे सामने साफ हो जाती है कि अगले चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा केंद्रीय होने के लिए जा रहा है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को भ्रष्टाचार के मसले पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी लंबे अरसे से ये मुहिम चला रहे हैं कि विपक्ष के सारे नेता भ्रष्ट हैं और वो भाजपा का और मोदी का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि भ्रष्टाचार के मसले में कहीं वो फंस न जाएं, इसलिए वो भ्रष्टाचारियों की मंडली है जो उनके मुकाबले खड़ी हुई है। और विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी अब हमला शुरू हो गया है कि दरअसल भ्रष्टाचार का इल्जाम उनके ऊपर नहीं, भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार और नरेंद्र मोदी के ऊपर लगना चाहिए। और इस मामले में सबसे आगे हैं अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी ने अदानी वाले मसले को संसद में उठाया, उसमें उन्होंने साफ तौर पे तो ये बात नहीं कही थी, लेकिन कुल मिलाकर जब वो कह रहे थे कि अदानी और मोदी के रिश्ते को साफ किया जाना चाहिए और सरकार की तरफ से इसके बारे में वक्तव्य आना चाहिए, तो वो भी चाहते थे कि इसी जगह उंगली रखी जाए। और अरविंद केजरीवाल ने तो विधानसभा में अपने वक्तव्य के दौरान इस वक्तव्य के जरिए इसी के ऊपर अपनी उंगली रख दी। देखिए, ये वक्तव्य उन्होंने विधानसभा के पटल पे दिया है, इसलिए इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। और ये लोकसभा तो है नहीं जहां पर पीठासीन अधिकारी नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए हुए किसी भी वक्तव्य को कार्रवाई से हटा दें। यहाँ तो विधानसभा में वक्तव्य मौजूद है, सोशल मीडिया पर यूट्यूब के जरिए वक्तव्य सब लोग सुन रहे हैं और रिकॉर्ड में भी वो है। और ये एक बहुत ही गंभीर वक्तव्य है जिसमें उन्होंने एक भाजपा के बड़े नेता के हवाले से अपनी बात कही है। और उनका कहना है कि सब लोगों ने वक्तव्य में लिखा, वक्तव्य में सब लोग अपने आप ही सुन भी सकते हैं इसको कि पैसा किसका है और कौन उसका प्रबंधन कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोकसभा के चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में मुठभेड़ हो सकती है। अब देखना यह है कि जनता किसकी बात सुनेगी, जनता किसकी बात पर ज्यादा विश्वास करेगी। और अभी 1 साल से कुछ थोड़ा सा कम समय है, जो काफी लंबा समय होता है। इस दौरान दोनों ही पक्ष ये कोशिश करेंगे कि जनता को यकीन दिला दें कि उनके विरोधी भ्रष्ट हैं, वो भ्रष्ट नहीं है। अब देखिए इस मसले पे क्या होता है। अदानी वाले मसले के ऊपर अगर अगर मध्य वर्ग के दिमाग में ये सवाल एक बार भी उठ गया, सिर्फ एक बार भी उठ गया कि मसला कुछ जरूर गड़बड़ है, तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि विपक्ष का कोई नेता और विपक्ष की कोई पार्टी कोई और इल्जाम भले उस पर लग सकता हो, लेकिन वो लोग अदानी के मसले में फंसे हुए नहीं है। अदानी के मसले पर जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने सिलसिलेवार प्रकरणों के जरिए एयरपोर्ट कब अदानी को मिले, लंका में अदानी को कब फायदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में अदानी को कब फायदा हुआ, एक एक करके सिलसिलेवार जो चीजें बयान की हैं, उससे एक पूरा का पूरा एक श्वेत पत्र जैसा बन जाता है कि कब मोदी के कारण और सरकार के कारण गौतम अदानी को लाभ हुआ। और इसी चीज को अगर ठीक से प्रकाशित किया जाए, इसी चीज को अगर और सारे तथ्य मिलाकर विपक्ष द्वारा एक पर्चा प्रकाशित किया जाए और छोटे छोटे टुकड़ों में जनता के बीच में उस प्रचार को पहुंचाया जाए और सारे देश में ये बात फैले, तब फिर कहीं जाकर मध्य वर्ग का पढ़ा लिखा तबका और ऐसे लोग जो कि फेंस सिटर हैं, मेरी दिलचस्पी ऐसे वोटरों में है जो कि बीच में है, ऐसे वोटरों में नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत अधिक निष्ठावान है और एक लंबे अरसे से उनको वोट दे रहे हैं और भाजपा के जेबी वोटर बन चुके हैं। ना मेरी दिलचस्पी ऐसे वोटरों में है जो कि विपक्ष के साथ पहले से खड़े हुए हैं। मेरी दिलचस्पी ऐसे वोटरों की प्रतिक्रिया जानने में है जो कि बीच में है। हर चुनाव में ऐसे वोटरों की संख्या 15 से लेकर 25% के बीच कहीं होती है। जब ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा होता है तो ऐसे वोटरों की संख्या कम होती है, जब ध्रुवीकरण कम होता है तो ऐसे वोटरों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। ये वोटर
अगर एक बार ये सोचना शुरू कर दें कि दाल में कुछ काला है, तब फिर सरकार के खिलाफ जो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो कि 10 साल की सरकार के खिलाफ होनी लाजमी है, किसी की भी सरकार हो, विपक्ष किसी नेता की सरकार हो या भाजपा की कोई सरकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ नाराजगी उसके खिलाफ जरूर होती है। फिर लोग उस नाराजगी से आगे पीछे इस पूरे मसले को जोड़ने लगते हैं और वो एक ऐसी परिस्थिति शुरू होती है इसमें लोग अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं।